आपका एक बार फिर स्वागत है। आज कोई दिन नहीं जाता जब सुबह जब नींद खुलती हो फोन से और फोन पे खबर कोई ऐसी हो कि साहब मुझे बेड दिलवा दीजिए। और आज तो इंतहा थी। बात दरअसल ये थी कि उधर से कोई अपरिचित आवाज थी, फोन नंबर मेरा ही था। बोले आप भैया जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ, LNJP अस्पताल से बोल रही हूँ। अगर आपको मौत देखनी हो कैसे आती है तो आइए यहाँ देख जाइए। ना तो कोई मौत दिखाता है और ना कोई मौत देखना चाहेगा। ये जीवन की सबसे दुखद चीज होगी जो शायद कभी किसी के सामने से गुजरे। लेकिन फोन कॉलर जो था उसने यही बात की। मैंने कहा कि ठीक है फोन रखिए, मैं करता हूं, कुछ बात करता हूं। बोले कैमरा लेके आइए। बहरहाल मैंने आज उनका फोन नंबर अपने प्रोड्यूसर को दिया है। अभी कुछ देर पहले मेरे प्रोड्यूसर ने उनसे बात की है। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। माँ सीरियस है उनकी। उसके बाद दूसरा फोन आता है लखनऊ से। भैया जी किसी तरह से बेड दिलवा दीजिए, कुछ घंटे बचे हैं, किसी तरह से बेड दिलवा दीजिए। कोशिश की जाती है लेकिन उसके बाद उधर से आवाज आती है। जब बेड मिल जाता है तो आवाज उधर से आती है कि जीवन नहीं रहा। 41 साल की उम्र थी महज। यह है हकीकत। और जब दिन चढ़ता है तो खबर यह है कि 24 लोगों की कर्नाटका में ऑक्सीजन ना मिलने से डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ये पूरे देश में कमोबेश यही हालत है। मैंने लखनऊ, दिल्ली, कर्नाटक का आपको सिर्फ महज एक उदाहरण दिया है। सच तो यह है कि कहीं भी कोई अच्छी खबर मेरे पास नहीं है जो हम आपसे शेयर कर सके। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला चलना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, अपडेट करेंगे पहले कि लेंगे कि आज क्या है सुप्रीम कोर्ट में। जहां तक सवाल है वो इस बात को लेकर है कि जहां तक टीकाकरण है उसको लेकर है, ऑक्सीजन को लेकर बात है। और अगर हाई कोर्ट की बात है तो दिल्ली में बेड को लेकर और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मुद्दा है। आनंद हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, आप तो बेहद संवेदनशील आदमी हैं, पर्सनली भी मैं आपको जानता हूं, लेकिन जब रिपोर्टिंग करते करते दो चार होना पड़ता है तमाम उन सवालों से जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल देख रहे हैं। आप दिल्ली में मौजूद हैं। क्या कुछ हालात हैं, क्या कोर्ट ने कहा? एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन दें, उसके बाद फिर मैं आगे अपने मेहमानों से तारुफ कराता हूं। आनंद। हाँ जी देखिए प्रतीक जी, लगातार हाईकोर्ट में जो कोरोना संकट है उसको लेकर सुनवाई चल रही है और आज भी एक अहम सुनवाई हुई है कई मसलों पे, जिसमें सबसे अहम मसला था कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार को ये कहा था कि आप सेना आर्मी की मदद क्यों नहीं लेते हैं, उस पर आज दिल्ली सरकार ने कहा है कि हमने जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्हें चिट्ठी लिखी है कि हमें आर्मी की मदद दी जाए। और उसमें एक वकील ने ये भी कहा कि आर्मी की मदद से थोड़ी पारदर्शिता रहेगी, जो टैंकर वगैरह है उनकी कालाबाजारी नहीं होगी, उस समय पे जो ऑक्सीजन या दूसरे साजो सामान है वो मरीजों तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जो एक टेस्ट आजकल काफी ज्यादा कोविड को लेके जिसकी डिमांड हो रही है, HRCT, इस टेस्ट को लेके भी केंद्र सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा, स्पष्टीकरण मांगा है कि इसके अलग अलग रेट क्यों है, क्योंकि एक जनहित याचिका लगाई गई थी कोर्ट पर, उसमें कहा गया था कि इसके रेट अलग अलग है। तो उस पर कोर्ट ने जवाब केंद्र सरकार से मांगा है और दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक और अपनी जो परेशानी और विपदा है उसको जाहिर करा है कि हमारे पास बेड की तो काफी संख्या है लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन की कमी को कहीं ना कहीं दूर किया जाए। तो कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन प्रतीक की कहीं ना कहीं कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, जबकि एक दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और कहीं ना कहीं कुछ देरी जरूर हुई है। चलते जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ा और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के मसले पर एक मत होते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये जो आखिरी का सेंटेंस है आपका, यही सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऑक्सीजन के मसले पर एक मत होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ करा दें जो आज मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर आगम वोरा चेस्ट फिजिशियन हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उनके पास ही जाऊंगा। और हमारे साथ रेणुका अग्रवाल जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर आगम वोरा, मुझे मालूम है आप बेहद आपका कीमती समय और मुझे कुछ वक्त ही मिल पाया क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैं ट्राई कर रहा था आपको, और मैं ये जानना चाहता हूं खास तौर से कि सिटी स्कैन को लेकर अभी एक बात आई है कि सिटी स्कैन कराना तुरंत जरूरी नहीं है। सिटी स्कैन कराएंगे तो आपको मान के चलिए चेस्ट के 300
आपने एक्सरे करा लिया, इसका मतलब एक बार सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो इतना एक्सपोजर है कि आप 300 से 400 बार एक्सरे करा लें चेस्ट का, ये मतलब होता है। और मैं ये दूसरी बात ये जानना चाहता हूं कि खास तौर से ये जो इस वक्त जो कोरोना का ये जो स्ट्रेन है इतना ज़्यादा घातक है कि इस पर लेकर जो कहीं कुछ बात कंफ्यूजन ये आ रही है कि आफ्टर जो इफेक्ट्स हैं उसको वो ठीक हो जाते हैं, मरीज आके कोलैप्स हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन दो चीज़ों का एक प्लीज़ क्लियरिटी के साथ लोगों के सामने आ जाए, सो दैट कि फिर मैं बहस को आगे बढ़ा लूँ। डॉक्टर आगम वोहरा। प्रतीक भाई, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने वापस अपने मंच पे आने का मौका दिया और इतने सारे लोगों से जुड़ने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके दोनों प्रश्न बहुत ही वैलिड है। पहला प्रश्न आपका था क्या सीटी स्कैन जरूरी है? ट्रस्ट मी मित्रों, सीटी स्कैन जरूरी नहीं है। सीटी स्कैन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, स्कैन करने की जरूरत नहीं है। आपको सांस में तकलीफ नहीं है, अगर आपको ज्यादा खांसी नहीं है, सीटी स्कैन इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं मानता हूं सीटी स्कैन खाली उन मरीजों के लिए होना चाहिए कि जिनको डॉक्टर एडवाइस करे, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिनको खांसी बढ़ती रहे, या हम जिसको हाइपर इम्यून स्टेट या साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, जब भी हमको वो देखना है हम सीटी स्कैन करते हैं। कई बार हम सीटी स्कैन करते हैं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो वो देखने के लिए, कभी फेफड़े फट जाते हैं, हवा भर जाती, पानी भर जाता है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन को डायग्नोस करने के लिए खाली हमें सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। एंड प्रतीक भाई आपने एकदम सही कहा, सीटी स्कैन में रेडिएशन बहुत ज्यादा, रूटीन बेसिस पे अगर सीटी स्कैन एक आध बार किया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस से मिलती है उसके लिए आप सीटी स्कैन करने के लिए कतई ना जाए। तो आजकल बड़ा क्रेज हो गया है लोगों में कि सीटी स्कैन करा ले, अलग अलग ब्लड टेस्ट करा ले। आई अपील टू एवरीबडी। डॉक्टर मजबूरी ये आ रही है, डॉक्टर साहब मजबूरी ये आ रही है, कह रहे हैं कि साहब आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, डॉक्टर साहब मुश्किल ये आ रही है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो आता है 4 दिन में आ रहा है, 5 दिन में आ रहा है, और सीटी स्कैन की रिपोर्ट जल्दी आ जाती है। तो कभी कभी आरटीपीसीआर निगेटिव आता है, लेकिन ये जो स्ट्रेन है उसमें पता चलता है सीटी स्कैन में 25 में स्कोर पता चला 6 या 7 है, तो आप कह देते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है। जी, ये भी आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये स्कोर हमको खाली कंफ्यूज करता है, तो ये स्कोर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। जस्ट बिकॉज आपका स्कोर 6 है कि आपका स्कोर 15 है कि आपका स्कोर 25 है, डज नॉट मीन कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है। आपका ऑक्सीजन लेवल एक ही मात्रा है और एक ही मेजर है जानने के लिए कि आपके लंग्स कितने खराब हो गए, कि कितने डैमेज हो चुके हैं। तो सीटी स्कैन हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आई अंडरस्टैंड आरटीपीसीआर को वक्त लगता है, लेकिन क्लिनिकली आप जज कर सकते हो, क्लिनिकली आप डॉक्टरों के कॉन्टेक्ट में रह सकते हो, क्लिनिकली टेलीमेडिसिन उनकी सलाह ले सकते हो और पता चल जाता है। तो मेरे हिसाब से सीटी स्कैन ओनली फॉर लिमिटेड फ्यू, एंड दैट टू अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया तो ही। आपका दूसरा प्रश्न था सेकंड वेव। यस, सेकंड वेव डेफिनेटली फर्स्ट वेव से डिफरेंट है, उसके प्रेजेंटेशंस डिफरेंट है। हमने 3 अलग अलग चीजें देखी है सेकंड वेव में। एक, कई बार हमने खाली कंजक्टिवाइटिस से पेशेंट को आते हुए देखा जिसकी खाली आंखें लाल है। दूसरा, कई बार मैंने ऐसे पेशेंट देखा जो खाली कमजोरी बयां करते हैं, ओनली वीकनेस, कमजोरी, प्रोस्टेट लिथार्जी, चल नहीं सकता हूं, दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड तीसरा, मैं जो मैंने फर्स्ट वेव देखा था, यंग लोग, एडल्ट्स लोग जो थे या बच्चे जो थे, उसमें ही हमने ज्यादा देखा। पहले जितनी इन्फेक्टिविटी नहीं थी, अभी एक घर में एक जन को लगा तो सारे मेंबर का कोविड पॉजिटिव आना जैसे है ही है कंफर्म, ऐसा देखा। तो ये 2-3 चीजें उसमें अलग पाई गई। एंड मोर्टेलिटी ऑफ कोर्स, मैं भी ये मानता हूं कि सेकंड वेव में और ऑफ कोर्स मोर्टेलिटी जी, मोर्टेलिटी को लेकर का यंगस्टर्स में बड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज